आजकल की हमारी जिंदगी कितनी आरामदायक है ना। घर, कपड़े, खाना, तकनीक, सब कुछ। कभी सोचा है ये सब कैसे शुरू हुआ होगा? एक वक्त था जब इंसान के पास इनमें से कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। वो दौर जब इंसान पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था, उसे कहते हैं पाषाण काल, मतलब पत्थर का जमाना। सुनने में तो लगता है पत्थर का जमाना, पर ये लाखों साल लंबा और बहुत सारे बदलावों से भरा हुआ दौर था। आज हमारे पास मानव सभ्यता का आरंभ, पाषाण काल, इस विषय पर कुछ लेख और नोट्स हैं। तो इन्हीं के आधार पर हम आज मानव इतिहास के इस शुरुआती लेकिन शायद सबसे जरूरी अध्याय को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि आज की हमारी दुनिया की कहानी की शुरुआत असल में कहाँ से हुई। चलिए शुरू करते हैं। तो कहाँ से शुरू किया जाए? सोचिए, आज से कोई 20 लाख साल पहले आदि मानव, हमारे बहुत बहुत दूर के पूर्वज, कैसा रहा होगा उनका जीवन? हमारे पास जो जानकारी है उस हिसाब से तो बेहद मुश्किल, बहुत ही कठिन। कोई पक्के घर तो थे नहीं, ज्यादातर गुफाएं मिल गई तो ठीक, या फिर कभी कभी पेड़ों पर। और सबसे बड़ा डर, जंगली जानवर। मतलब हर पल जान का खतरा। हर पल। आज तो हम मौसम देखकर कपड़े बदलते हैं, उस जमाने में तन ढकने का मतलब था बस ठंड या धूप से थोड़ा बचाओ। जानवरों की खाल मिल गई या बड़े पत्ते मिल गए, बस वही। जरा सोचिए, न बारिश से बचने का कोई पक्का तरीका, न कड़ाके की ठंड से, सब झेलना पड़ता था रोज, हर मौसम में। ये सिर्फ जीना नहीं था, ये तो जैसे प्रकृति से एक लगातार लड़ाई थी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इस रोज की जद्दोजहद में जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी पेट भरना। खाने का इंतजाम करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम रहा होगा। तरीके क्या थे? दो ही मुख्य थे, या तो शिकार करो या फिर चीजें इकट्ठा करो। शिकार भी कोई आज जैसा नहीं, वो भी छोटे जानवर जैसे खरगोश, हिरन, उनका पीछा करना, वो भी बिना किसी खास हथियार के। या फिर जंगलों में घूमते रहो, खाने लायक फल, पत्तियां, जड़ें, कंद मूल ढूंढते रहो, और जो मिला जरूरी नहीं कि वो पेट भरने के लिए काफी हो। कई बार शायद आधा पेट ही सोना पड़ता होगा, कभी कभी तो भूखे भी। ये सच में एक अस्तित्व की लड़ाई थी। हर सुबह एक नई चुनौती, आज खाना मिलेगा, आज का दिन ठीक से बीतेगा। यही वो नींव है जहां से इंसान ने अपनी कहानी लिखनी शुरू की। लेकिन इंसान सिर्फ हालात का मारा नहीं रहा, यहीं पर कहानी थोड़ी बदलती है ना। उसने अपने आसपास देखना शुरू किया, चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। देखा कि जमीन पर जो पत्थर पड़े हैं वो सिर्फ पत्थर नहीं है, कुछ ज्यादा सख्त है, कुछ के किनारे नुकीले हैं, और शायद किसी दिन किसी जरूरत ने उसे सिखाया होगा कि एक पत्थर से दूसरे को तोड़ा जा सकता है या किसी चीज को काटा जा सकता है। हाँ, यहीं से शायद वो औजार बनाने वाली बात शुरू हुई। बिल्कुल, और यहीं से असल खेल शुरू होता है। ये कोई एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं, ये तो हजारों सालों की प्रक्रिया रही होगी, सीखने की, प्रयोग करने की, पत्थरों को आपस में टकराकर, घिसकर, तोड़कर उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से शक्ल देना। जैसे शिकार के लिए भाले की नोक बना ली, या जानवरों की खाल साफ करने के लिए कोई खुरचने वाला पत्थर तैयार कर लिया, या जमीन खोदने के लिए कोई भारी मोटा पत्थर। ये पहले हाथ के औजार थे, बहुत ही साधारण पर क्रांतिकारी। क्रांतिकारी क्यों? मतलब पत्थर ही तो थे। क्रांतिकारी इसलिए क्योंकि ये पत्थर के टुकड़े सिर्फ चीजें काटने तोड़ने के काम नहीं आ रहे थे, ये असल में इंसान की बुद्धि के विकास का पहला ठोस सबूत थे। ये दिखा रहे थे कि इंसान अब सिर्फ चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो उन्हें बदल रहा है, अपनी जरूरत के लिए ढाल रहा है। इसमें सोचना शामिल था, योजना बनाना, कैसा औजार चाहिए, किस पत्थर से बनेगा, कैसे बनेगा। ये तो सोचने वाली बात है। और इन औजारों ने जिंदगी को थोड़ा बदला। शायद शिकार अब थोड़ा ज्यादा कामयाब होने लगा होगा। कुछ औजारों से पेड़ों की छाल उतारना या लकड़ी काटना मुमकिन हुआ होगा। हाँ, जंगली जानवरों से बचाव में भी नुकीले पत्थर थोड़े मददगार तो रही होंगे। जो बात यहाँ सबसे जरूरी है वो ये कि इंसान अब सिर्फ जी नहीं रहा था, वो सोच रहा था, प्रयोग कर रहा था, समस्याओं का हल निकाल रहा था। ये जो टूल मेकिंग है ना, ये अपने आप में एक कॉग्निटिव रेवोल्यूशन जैसा था, सोच में क्रांति। ये दिखाता है कि इंसान अपने माहौल को बदलने की ताकत विकसित कर रहा था। ठीक है, औजारों से काम तो आसान हुआ, लेकिन रात का अंधेरा, ठंड, जंगली जानवरों का डर, ये तो अभी भी था। फिर आया वो लम्हा जिसने शायद सब कुछ बदल दिया। कैसे हुआ होगा ये तो कहना मुश्किल है,
पर हमारे स्रोत बताते हैं कि ये बहुत अहम था। आग की खोज। हाँ, आग। कैसे? शायद 2 पत्थर रगड़ने से या लकड़ी घिसने से। या हो सकता है कोई जंगल में लगी आग देखी हो, जैसे बिजली गिरने से लगती है, और उसे समझने की कोशिश की हो। पर हाँ, आग की खोज हुई। सोचिए जरा, पहली बार वो नाचती हुई गर्म रोशनी देखकर कैसा लगा होगा? डर लगा होगा शायद। हाँ, डर तो लगा ही होगा। आग तो खतरनाक भी हो सकती है। बिल्कुल। पहला रिएक्शन डर का ही रहा होगा, लेकिन डर के साथ साथ शायद जिज्ञासा भी हुई होगी। और फिर धीरे धीरे, शायद कई बार नाकामयाब होने के बाद, उसने आग को काबू करना सीखा होगा। ये समझना कि इसे जलाए कैसे रखना है, बुझाना कैसे है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाना है, ये सब सीखा होगा। और जब सीख लिया, तब क्या फायदे हुए? फायदे? अरे फायदे तो जबरदस्त थे। सबसे पहला तो कड़कड़ाती ठंड में गर्मी, आराम। गुफाएं अब ज्यादा रहने लायक, ज्यादा सुरक्षित बन गई। फिर खाने में क्रांति आ गई। खाने में? कैसे? जो मांस पहले कच्चा ही खाना पड़ता था, अब उसे पकाकर खा सकते थे। अच्छा, हाँ, पकावा खाना। पकावा खाना न सिर्फ ज्यादा टेस्टी होता है, बल्कि उसे पचाना भी आसान होता है। और हाँ, उसमें जो नुकसान करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो भी मर जाते हैं। इससे सेहत सुधरी होगी, शायद उम्र भी थोड़ी लंबी हुई होगी। और वो जानवरों वाला डर, उसका क्या हुआ? हाँ, आग जंगली जानवरों को दूर रखने का एक बहुत कारगर तरीका बन गई। रात के अंधेरे में आग की रोशनी और गर्मी बड़े शिकारी पास आने से डरते थे। लेकिन क्या आग का असर बस यहीं तक था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक असर भी पड़ा। सामाजिक असर? आग का? वो कैसे? ऐसे समझिए, रात में जब अंधेरा और सन्नाटा होता था, तो लोग आग के चारों तरफ इकट्ठा होने लगे होंगे। ये सिर्फ गर्मी या सुरक्षा के लिए नहीं था, ये एक सेंटर बन गया, एक तरह का मीटिंग पॉइंट। यहाँ बैठकर लोग शायद अपने दिन भर की बातें करते होंगे, कल क्या करना है इसकी योजना बनाते होंगे। हाँ, कहानियां वगैरह भी। बिल्कुल, शायद यही कहानियों का जन्म हुआ हो, यही आपसी रिश्ते और मजबूत हुए हों। आग ने सिर्फ अंधेरे में रोशनी नहीं की, उसने इंसानी रिश्तों में भी एक नई गर्मी डाली। इससे वो जो समुदाय की भावना होती है ना, वो मजबूत हुई। इसने दिन को भी लंबा कर दिया एक तरह से। मतलब ज्यादा वक्त मिलने लगा आपस में बातचीत करने का। हाँ, सामाजिक मेलजोल और शायद ज्ञान बांटने के लिए ज्यादा समय मिला। तो लोग अब साथ रहने लगे थे, आग के पास बैठने लगे थे। लेकिन बात कैसे करते होंगे? क्या शुरू से ही बोलना आता था? ये तो मुश्किल लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोत यही बताते हैं कि शुरुआत में तो इशारे और कुछ आवाजें ही थी, जैसे किसी चीज की तरफ इशारा कर दिया, या खतरे के लिए जोर से चिल्ला दिए, या भूख लगने पर शायद कोई खास तरह की आवाज, हाँ हाँ, ओ, ऐसी आवाजें जिनका कोई साफ मतलब ना हो, पर कोई जरूरत या भावना बताती हो। अच्छा। हाँ, और यहीं से भाषा के विकास का वो लंबा सफर शुरू होता है। ये आवाजें और इशारे धीरे धीरे ज्यादा स्पेसिफिक होते गए होंगे, ज्यादा मतलब वाले बनते गए होंगे। शायद पानी के लिए एक खास आवाज तय हो गई, खाना के लिए दूसरी, शेर या खतरे के लिए कोई और। ये सब होने में हजारों लाखों साल लगे होंगे। धीरे धीरे शब्द बने होंगे, फिर शायद छोटे छोटे वाक्य। ये सोचना भी कमाल है कि आज हम जो इतनी सारी भाषाएं बोलते हैं, इतनी जटिल, उनकी शुरुआत उन मामूली सी आवाजों से हुई होगी। है ना कमाल की बात। और भाषा का विकास सिर्फ बातचीत के लिए जरूरी नहीं था, ये तो इंसान की तरक्की का इंजन बन गया। जब इंसान शब्दों से अपने विचार, अपनी योजनाएं, अपना ज्ञान दूसरों को बता पाया, तो मिलकर काम करना कितना आसान और असरदार हो गया होगा। हाँ, जैसे शिकार पे जाना है तो। बिल्कुल, अब शिकार की योजना ज्यादा ठीक से बन सकती थी। कौन कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये सब तय हो सकता था। ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्यादा आसानी से पहुंचने लगा। खतरे की चेतावनी ज्यादा साफ हो गई। तो भाषा से समाज भी जुड़ा। हाँ, भाषा ने ही जटिल समाज, नियम और सहयोग की नींव रखी। जब लोग एक दूसरे की बात समझने लगे, तभी तो बड़े ग्रुप्स में रहना और एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी बनाना मुमकिन हुआ। भाषा के बिना शायद हम आज जहाँ हैं वहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाते। ये सोचने, योजना बनाने, संस्कृति बनाने, सबका आधार बनी। तो हमने देखा औजार बने, आग आई, भाषा का विकास हुआ। जिंदगी अभी भी मुश्किल थी, पर पहले से कुछ बेहतर जरूर थी। लेकिन अभी भी खाने के लिए रोज शिकार या फल फूल ढूंढने पर ही निर्भर थे ना। ये निर्भरता कैसे कम हुई? ये बदलाव भी धीरे धीरे आया, और ये शायद इंसान के इतिहास का सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था। खेती की शुरुआत। कई हजार साल तक इंसान ने पौधों को देखा होगा, उगते हुए, बढ़ते हुए, बीज बनाते हुए। उसने ये भी देखा होगा कि जहां बीज गिरते हैं, वहीं अगले मौसम में वैसा ही पौधा उगाता है।
ये देखना, ये समझना धीरे धीरे इस सोच में बदला होगा कि क्यों ना इन बीजों को इकट्ठा करके जानबूझकर बोया जाए। अच्छा, मतलब प्रकृति पे निर्भर रहने के बजाय खुद खाना उगाना। बिल्कुल ठीक समझिए आप। यहीं से कृषि यानी खेती शुरू हुई। ये भी कोई एक रात का चमत्कार नहीं था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर इंसानों ने कुछ खास पौधे जैसे गेहूं, जौ, चावल, मक्का, इन्हें उगाना सीखा। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। अब खाने के लिए सिर्फ प्रकृति की दया पर निर्भर नहीं रहना था। इंसान अब खुद भोजन पैदा कर सकता था। इससे खाने की सप्लाई पहले से कहीं ज्यादा रेगुलर और भरोसेमंद हो गई। और इसका असर सिर्फ खाने तक तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। खेती ने तो इंसान के जीने का पूरा तरीका ही बदल दिया। जब आप फसल उगाते हैं तो आपको उसकी देखभाल के लिए वहीं रुकना पड़ता है। आप उसे छोड़कर जा नहीं सकते। हाँ, सही बात है। तो यहीं से स्थायी बस्तियां बसनी शुरू हुई। जो इंसान हजारों साल से खाने की तलाश में यहाँ वहां भटकता था, यायावर था, वो अब एक जगह टिक कर रहने लगा। गांव बसने लगे। और इसी के साथ एक और चीज जुड़ी है शायद, जानवर पालना। पशुपालन, बिल्कुल। इंसान ने सिर्फ पौधे उगाना नहीं सीखा बल्कि कुछ जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू किया। शायद शुरुआत कुत्तों से हुई हो, शिकार में मदद के लिए। फिर भेड़, बकरी, गाय, उनके दूध, मांस, ऊन, खाल के लिए। बैल जैसे जानवरों का इस्तेमाल खेती में सामान ढोने में होने लगा। खेती और पशुपालन ने मिलकर खाने की सुरक्षा को और पक्का कर दिया। और जब लोग एक जगह टिक कर रहने लगे, गांव बस गए, तो शायद उन्हें और भी चीजों की जरूरत महसूस हुई होगी, बर्तन वगैरह। बिल्कुल। अनाज रखना है तो बर्तन चाहिए, तो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला आई। ज्यादा अनाज को स्टोर करना मुमकिन हुआ। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत बढ़ी तो पहिए का आविष्कार हुआ। पहिया? हाँ, पहिया। पहले शायद कुम्हार के चाक के तौर पे, फिर गाड़ियों में इस्तेमाल होने लगा। इन सब चीजों ने मिलकर जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। अब ज्यादा लोग एक साथ रह सकते थे, आबादी बढ़ी और समाज ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगा। पाषाण काल का अंत और एक नए युग की शुरुआत यहीं से दिखने लगती है। ये तो हुई जीने की जरूरतों की बात। औजार, आग, भाषा, खेती, जानवर पालना। लेकिन क्या पाषाण काल का इंसान सिर्फ अपनी जरूरतें ही पूरी कर रहा था? क्या उसके अंदर भावनाएं, कल्पना, कला जैसी कोई चीज नहीं थी? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और इसका जवाब हमें मिलता है उन कमाल की चीजों में जो वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र। अच्छा। हाँ, हजारों साल पहले, जब न कागज था, न कलम, न रंग, उस वक्त के इंसान ने गुफाओं की अंधेरी दीवारों को अपनी कला से सजाया। हाँ, मैंने भीमबेटका की गुफाओं के बारे में सुना है, मध्य प्रदेश में। वहाँ कहते हैं हजारों साल पुराने शैल चित्र हैं। बिल्कुल। भीमबेटका तो दुनिया भर में मशहूर है, और ये अकेली जगह नहीं है। फ्रांस, स्पेन, इंडोनेशिया, कई जगहों पर ऐसी पुरानी गुफा कला मिली है। और इन चित्रों में उन्होंने बनाया क्या? अपनी दुनिया बनाई। दौड़ते हुए जंगली भैंसें, शिकार करते हुए इंसानों के झुंड, हिरण, नाचते गाते लोग, हाथ के छापे तक। पर ये चित्र बनाते क्यों होंगे वो? क्या सिर्फ सजावट के लिए? शायद सिर्फ सजावट नहीं। विशेषज्ञ मानते हैं कि कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है ये शिकार में कामयाबी के लिए कोई जादू टोना या कोई रिचुअल का हिस्सा हो, या शायद ये कहानियां सुनाने का तरीका हो। अपनी शिकार की कहानियां, अपने समूह का इतिहास दर्ज करना, या शायद सिखाने के लिए अगली पीढ़ी को। हाँ, ये भी हो सकता है। कौन से जानवर खतरनाक हैं, शिकार कैसे करना है, ये सिखाने का माध्यम। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, ये चित्र हमें उस वक्त के इंसान के मन की एक झलक देते हैं। ये दिखाते हैं कि वो सिर्फ पेट भरने की चिंता में ही नहीं लगा था। उसके अंदर एक सौंदर्य बोध था। वो अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखता था, महसूस करता था और उसे एक्सप्रेस करना चाहता था। वो एक कलाकार था। हाँ, एक कलाकार था, एक सोचने वाला इंसान था। ये चित्र उसकी कल्पना, उसकी भावनाओं और उसकी दुनिया को समझने की कोशिश का सबूत है। ये सिर्फ कला नहीं, ये उस युग का इतिहास है जो पत्थर पर लिखा गया है। पत्थर के औजार, आग, भाषा, खेती, कला, क्या कमाल का सफर रहा है ये। लेकिन पाषाण काल मतलब पत्थर का युग, ये हमेशा तो नहीं चला होगा। इसका अंत कैसे हुआ? जैसे पत्थर की खोज ने एक युग शुरू किया था, वैसे ही एक नई खोज ने इस युग का अंत किया और एक नई युग की शुरुआत की। वो खोज थी धातु की। मेटल की। धातु। हाँ, हजारों सालों तक पत्थर, लकड़ी और हड्डी के औजार इस्तेमाल करने के बाद इंसान ने धातुओं को पहचाना और इस्तेमाल करना सीखा। धातु मतलब लोहा, सोना, चांदी? नहीं, शुरुआत इनसे नहीं हुई। सबसे पहले जिन धातुओं का इस्तेमाल शुरू हुआ
वो थी तांबा, कॉपर, और उसके बाद कांसा, ब्रॉन्ज, जो तांबे और टिन को मिला के बनता है। इंसान ने सीखा कि इन धातुओं को गर्म करके पिघलाया जा सकता है और फिर सांचे में ढालकर मनचाहा आकार दिया जा सकता है। ये तो एक और बड़ा बदलाव रहा होगा। ज्यादा मजबूत थे, ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा पहने। अब ज्यादा बेहतर कुल्हाड़ियां बन सकती थीं, हंसिए, तलवारें, भाले। इससे खेती करना और आसान हुआ, जंगल साफ करना मुमकिन हुआ, और हाँ, लड़ने के तरीके भी बदल गए। धातु के बर्तन, गहने, इनसे जिंदगी और बेहतर हुई। तो धातु के आने से पत्थर का इस्तेमाल कम हो गया। हाँ, धीरे धीरे जहां धातु मिली और उसे निकालने और इस्तेमाल करने की तकनीक आई, वहां धातु ने पत्थर की जगह ले ली। और इसी के साथ पाषाण काल खत्म हुआ और धातु युग, पहले ताम्र युग, फिर कांस्य युग और आखिर में लौह युग शुरू हुआ। ये मानव सभ्यता के विकास का अगला कदम था, जिसने शहरों के बनने, व्यापार के फैलने और बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने का रास्ता खोला। इंसान अब एक ज्यादा जटिल और संगठित समाज की तरफ बढ़ चुका था। तो ये थी पाषाण काल की कहानी, एक बहुत ही लंबे दौर की कहानी, जिसमें इंसान ने लगभग शून्य से शुरुआत करके वो नींव रखी, जिस पर आज हमारी पूरी सभ्यता, हमारा पूरा समाज खड़ा है। पत्थर के पहले औजार से आग तक, भाषा के जन्म से खेती तक, गुफाओं की कला से धातु की खोज तक, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के विकास की कहानी नहीं है। ये इंसान के सोचने, सीखने, हालात के हिसाब से ढलने और अपने सपनों को सच करने की कहानी है। बिल्कुल। इन स्रोतों से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो शायद यही है कि तरक्की कभी सीधी लकीर में नहीं होती। इसमें लाखों साल लगे, न जाने कितने प्रयोग हुए, कितनी मुश्किलें आई, लेकिन इंसान ने सीखना और कोशिश करना नहीं छोड़ा। उसकी यही जिज्ञासा, समस्याओं को सुलझाने की यही इच्छा और बदलते हालात में खुद को ढाल लेने की यही खूबी उसे पत्थर के औजारों से आज के स्मार्टफोन तक ले आई है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो उस आदि मानव की जो बुनियादी जरूरतें थीं, सुरक्षा, भोजन, समुदाय, अपनी बात कहना, वो आज भी हमारी जरूरतें हैं, बस उनके रूप बदल गए हैं। हाँ, ये तो है। तो यहाँ एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या आज की हमारी ये एडवांस टेक्नोलॉजी, हमारी ये जटिल सामाजिक नियम, हमारी कला, हमारा विज्ञान, इन सब के बीच कहीं ना कहीं उसी पाषाण काल में नहीं छिपे हैं? क्या वो पहली चिंगारी जिसने आग जलाई, वो पहला शब्द जिसने बात शुरू की, वो पहला बीज जिसने खेती की नींव रखी, और वो पहला चित्र जिसने कल्पना को शक्ल दी, क्या ये सब आज भी हमारे अंदर किसी न किसी रूप में जिंदा नहीं है? क्या इंसान की वो मूल रचनात्मकता और अनुकूलन की क्षमता ही है जो हमें आने वाले कल की अनगिनत चुनौतियों का सामना करने की ताकत देगी?